मनरेगा के वर्कर्स थे उनको कई तरह के फायदे दिए जाते थे। सबसे बड़ी बात थी कि गरीब आदमी को पहली बार लग रहा था कि उसके घर तक उसकी बुनियाद जहां पे है उसको सरकार उसको एड्रेस कर रही है। उसको लग रहा था कि उसकी बेटियों की शादी का पैसा मनरेगा में दिहाड़ी लगाने के से उसको मदद मिलेगी और मदद मिलना शुरू हुई। दूसरा, बच्चों के वजीफे, जो मनरेगा की वर्कर्स थी उनके बच्चों के वजीफे, वो चाहे बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए थे, चाहे वो डॉक्टरी करने के लिए थे, चाहे इंजीनियरिंग करने के लिए थे, चाहे लॉ करने के लिए थे, चाहे बीएससी करने के लिए थे, चाहे नर्सिंग करने के लिए, चाहे किसी भी दूसरे विशेष प्रस्थान में काम वो कर रहे थे उसके लिए थे। उसकी बहुत बड़ी राहत उनको मिल रही थी। वो वॉशिंग मशीन भी उसको मिल रही थी, उसको इंडक्शन हीटर भी मिल रहा था। वॉशिंग मशीन इसलिए मिल रही थी कि वो सुबह जब वो काम करने के लिए आती है तो शाम को उसके जो गंदे कपड़े हैं उसके लिए एक व्यवस्था उसको दी गई थी वॉशिंग मशीन की। उसको रोटी बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी ना करनी पड़े। सिलेंडर के बढ़ते खर्चे जो हमारे कांग्रेस के वक्त में 450 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1250 तक इतनी शान से उन्होंने बढ़ाया और वो शर्म नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर और वो नाम भी नहीं ले रहे हैं सिलेंडर का, जिस सिलेंडर के ऊपर बैठकर माड़े बढ़ाकर प्याज के साथ उस सिलेंडर को जनता के बीच में प्रस्तुत किया करते थे। उस सब्सिडी को खा गए। केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही, नाम नहीं लिया किसी ने महंगाई किस दर से बढ़ी, लेकिन जो जनता को मिलने वाले हकूक थे मनरेगा के माध्यम से, जो 50,000 रुपए की उनकी बेटी की शादी के लिए मिलता था, वो सारा का सारा समेट दिया गया। और अध्यक्ष जी, मोदी साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उस नोटिफिकेशन को लेके आ गई जिसमें वो जो सुविधाएं मिलने वाली थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया और धीरे धीरे इस बात को प्रचार किया गया, डाइवर्ट किया गया पूरा का पूरा ध्यान कि इसमें गलत तरीके से इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था मजदूरों को, और जोड़ा गया उसको किसके साथ कि जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहा है ये उसको मिलना है। अध्यक्ष जी, ये कहीं पर भी नहीं था। जो फैक्ट्री के मजदूरों को मिलने वाला अधिकार था उसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये क्लब कर दिया गया, एक भ्रम पैदा करने की स्थितियां कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिए, लोग चीखे चिल्लाए, लेकिन जयराम जी की सरकार उस कानून को लागू करने के लिए अड़िग थी, पूरी तरह से अड़िग थी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करने में सफल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने ये जो बोर्ड था, जो कि मजदूरों को जो फायदा मिलने वाला बोर्ड था, जो गरीब आदमियों के लिए बोर्ड था, कितनी ही एप्लीकेशन अध्यक्ष जी इस वक्त में लंबित पड़ी है, ये जांच का विषय है, कितनी ही। और आज भी मैं परसों अपने हलके के अंदर था, रहती है, उनके जीवन को लेकर हमेशा चिंता व्यक्त करता रहे ये समाज और समाज के चुने हुए प्रतिनिधि। इसीलिए उस भावना के साथ ये योजना पूरे भारतवर्ष में एक वक्त में लागू की गई और हमें प्रसन्नता थी कि इस योजना को 2014 तक, 2005 से 2014 तक जो भारत के माननीय संसद के द्वारा पारित कानून के तहत लागू किया गया, बड़ा सफलतापूर्वक लागू किया गया। और जहां पहले अध्यक्ष जी गरीब आदमी को इसमें कहा गया कि आपको मौका दिया जाएगा, धीरे धीरे लोगों में जो शर्म होती थी काम करने की वो खत्म हुई और एक आम मेहनतकश आवाम, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे उससे परिवार से संबंधित था, इवन सेना से संबंधित लोगों के परिवारों ने भी बड़ी खुशी इस मनरेगा में भाग लेना शुरू किया और वक्त के साथ साथ इसकी दिहाड़ी भी बढ़ती चली गई। ये बातें हुई। आज जो मेरे पास फिगर हैं अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में 88 ब्लॉक हैं, 3619 पंचायतें हैं। बजट का अंदाजा लगाएं। ये विषय इसलिए आज सदन में लाना पड़ा है। मैंने अधिकारियों के साथ भी इस विषय पर उनके चैम्बर में जाके बात की है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। जिस तरह का कानून आज हिमाचल प्रदेश में लागू करने की कोशिश भारत की केंद्र की सरकार कर रही है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस माननीय सदन के माध्यम से इस बात को बताएं कि हम इनके हक में, इनके हर तरह के जो हकूक हैं उसके लिए हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं।
इसलिए जो भारत की सरकार आज काम कर रही है, जो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, मनरेगा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आज अध्यक्ष जी, आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत बड़े बड़े विषयों के ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का लगभग 9 लाख जो वर्कर इस वक्त में मनरेगा के अंदर काम कर रहा है, उसके बारे में एक बयान भी, एक शब्द भी पिछले 5 सालों के अंदर हमने एक शब्द नहीं सुना कि मनरेगा के ऊपर किसी ने कुछ संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी इस विषय में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की, उनसे भी अपने गरीब जनता का पक्ष रखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी दरियादिली दिखाई, और दरियादिली छोटी नहीं थी। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल काम करके गई, उस वक्त में 190 रुपया 189 रुपीस दिहाड़ी थी मनरेगा के मजदूरों की, और 212 रुपए तक पिछली सरकार ने 23 रुपए की बढ़ोतरी की थी। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पहले ही बजट में मनरेगा के ऊपर 28 रुपया की बढ़ोतरी की, और 240 रुपया का जो न्यूनतम जो इनका पर दिन का दिहाड़ी मुकर्रर की। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये प्राथमिकता के आधार पर मजदूरों के साथ, मनरेगा वर्कर्स के साथ सॉलिडेरिटी है, जिस स्पिरिट के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, उस विषय पर मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अपने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं कि ये दिहाड़ी अगले 5 सालों के अंदर 350 तक पहुंचाने का संकल्प भी कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। तभी जाकर हम हिमाचल प्रदेश की गरीब आवाम के साथ सही तरीके से न्याय करेंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 2,17,800 के आसपास इस वक्त में हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल वर्कर हैं, मजदूर हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो कि इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त में हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो जिनको काम मिला है, 21 लाख वर्कर जो है रजिस्टर्ड हैं, जिनको काम मिला है, वो जॉब में 12 लाख के आसपास ये फिगर है जो मुझे अधिकारियों से मिली है, और ये प्रतिशत 55 बनता है। यानी अब जितने रजिस्टर्ड वर्कर हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, हम मात्र 55% लोगों को इस वक्त में रोजगार दे पा रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, और उसमें जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है वो 26% बनती है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे जो हिमाचल प्रदेश में मेरी जो बहनें मजदूर हैं, उनकी प्रतिशत 64% उनकी संख्या बनती है जिनको इस वक्त में काम दिया जा रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, 1465 इस वक्त में हैंडीकैप्ड जो हमारा जो तबका है वो इसमें अपने लिए रोजी रोटी ढूंढ रहा है। लगभग 6.5 लाख परिवार इस वक्त में सीधे हिमाचल प्रदेश के मनरेगा के साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त में हमारे सामने की स्थिति है। कहां गलती हुई, कहां गड़बड़ी हुई, इस बात को देखने की आवश्यकता है। जिस तरह मैंने कहा अध्यक्ष जी, कर्नाटक 309 रुपए की दिहाड़ी दे रहा है, केरल 311 रुपए की दिहाड़ी दे रहा है, पंजाब 282 रुपए की दिहाड़ी दे रहा है, उत्तर प्रदेश हमसे नीचे है, संभवतः दिखता भी वही है, नीचे है, लेकिन इस फिगर में अभी बहुत गुणात्मक सुधार आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पारित बजट है, जिसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी 28 रुपए की बढ़ोतरी आई है, उसमें गुणात्मक सुधार, हमारे वेज जो हम डेली दे रहे थे उसमें सुधार आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा अपने पार्टी के नेतृत्व का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जहां तक अपने जिला मंडी की बात कर लूं, उसमें भी 97 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा किया गया है, और लगभग 165 करोड़ रुपए का काम इस वक्त में चल रहा है। लेकिन जो चिंता की बात है, जिस पे मैं आना चाहता हूं, वो ये है अध्यक्ष जी, 2 बड़ी बातें सामने आई। 2009 में एक तत्कालीन जो सरकार थी, उस वक्त में बिल्डिंग एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर एक्ट BOCWA 1996 के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लागू हुआ। 2013 में हमारी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार तथा दिल्ली के अंदर UPA की सरकार के द्वारा उसी तरह का पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उसको लागू किया गया, जिसमें जितने भी
वर्कर्स थे, मनरेगा के वर्कर्स थे, उनको कई तरह के फायदे दिए जाते थे। सबसे बड़ी बात थी कि गरीब आदमी को पहली बार लग रहा था कि उसके घर तक, उसकी बुनियाद जहां पे है, उसको सरकार उसको एड्रेस कर रही है। उसको लग रहा था कि उसकी बेटियों की शादी का पैसा मनरेगा में दिहाड़ी लगाने के से उसको मदद मिलेगी, और मदद मिलना शुरू हुई। दूसरा, बच्चों के वजीफे, जो मनरेगा की वर्कर्स थी उनके बच्चों के वजीफे, वो चाहे बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए थे, चाहे वो डॉक्टरी करने के लिए थे, चाहे इंजीनियरिंग करने के लिए थे, चाहे लॉ करने के लिए थे, चाहे बीएससी करने के लिए थे, चाहे नर्सिंग करने के लिए, चाहे किसी भी दूसरे विशेष प्रस्थान में काम वो कर रहे थे, उसके लिए थे। उसकी बहुत बड़ी राहत उनको मिल रही थी। वो वॉशिंग मशीन भी उसको मिल रही थी, उसको इंडक्शन हीटर भी मिल रहा था। वॉशिंग मशीन इसलिए मिल रही थी कि वो सुबह जब वो काम करने के लिए आती है तो शाम को उसके जो गंदे कपड़े हैं उसके लिए एक व्यवस्था उसको दी गई थी वॉशिंग मशीन की। उसको रोटी बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी ना करनी पड़े। सिलेंडर के बढ़ते खर्चे जो हमारे कांग्रेस के वक्त में 450 रुपए का सिलेंडर था, वो आज 1250 तक इतनी शान से उन्होंने बढ़ाया, और वो शर्म नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर, और वो नाम भी नहीं ले रहे हैं सिलेंडर का, जिस सिलेंडर के ऊपर बैठकर माड़े बढ़ाकर प्याज के साथ उस सिलेंडर को जनता के बीच में प्रस्तुत किया करते थे। उस सब्सिडी को खा गए। केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही, नाम नहीं लिया किसी ने महंगाई किस दर से बढ़ी, लेकिन जो जनता को मिलने वाले हकूक थे मनरेगा के माध्यम से, जो 50,000 रुपए की उनकी बेटी की शादी के लिए मिलता था, वो सारा का सारा समेट दिया गया। और अध्यक्ष जी, मोदी साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उस नोटिफिकेशन को लेके आ गई जिसमें वो जो सुविधाएं मिलने वाली थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और धीरे धीरे इस बात को प्रचार किया गया, डाइवर्ट किया गया पूरा का पूरा ध्यान कि इसमें गलत तरीके से, इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था मजदूरों को, और जोड़ा गया उसको किसके साथ कि जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहा है ये उसको मिलना है। अध्यक्ष जी, ये कहीं पर भी नहीं था। जो फैक्ट्री के मजदूरों को मिलने वाला अधिकार था उसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये क्लब कर दिया गया, एक भ्रम पैदा करने की स्थितियां कर दी गई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिए, लोग चीखे चिल्लाए, लेकिन जयराम जी की सरकार उस कानून को लागू करने के लिए अड़िग थी, पूरी तरह से अड़िग थी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करने में सफल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने ये जो बोर्ड था, जो कि मजदूरों को जो फायदा मिलने वाला बोर्ड था, जो गरीब आदमियों के लिए बोर्ड था, कितनी ही एप्लीकेशन अध्यक्ष जी इस वक्त में लंबित पड़ी है, ये जांच का विषय है, कितनी ही। और आज भी मैं परसों अपने हलके के अंदर था, एक मेरी बेचारी विधवा बहन मेरे घर में आई और बोलने लगी कि मेरी बेटी की शादी के लिए जो पैसे का फॉर्म मैंने भरा था, मिलना था, वो पिछले 2 सालों से अभी तक नहीं मिला, और वो कह रहे हैं कि जी ये अभी मिलेगा भी नहीं। देख जी, कितनी उम्मीदें टूटी हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनरेगा को लागू किया गया था, वो उम्मीदों का एक ऐसी सौगात थी। कितने ही चूल्हे उस मनरेगा के ऊपर चलते थे। कितनी मेरी बूढ़ी माएं हैं जिनके बीपी की दवाई, जिनके शुगर की दवाई, जिनके बुढ़ापे में आने वाली जो बीमारियां शरीर में आती हैं, उसकी दवाइयों का प्रबंधन इस मनरेगा के द्वारा मिलने वाली दिहाड़ी से होता है अध्यक्ष जी। और ये एक आज की इकोनॉमी की केवल ये नहीं है कि ये गरीब की बात थी, ये जो गांव के अंदर, देहात के अंदर आज दुकानें सजी हैं, ये जो मार्केट बनी है, ये जो जनता के अंदर जो परचेजिंग पावर बढ़ी, जो क्रय करने की क्षमता लोगों की बढ़ी, ये कहां से बढ़ी? 1,20,000 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली की कांग्रेस की सरकार देने की हिम्मत कर रही थी। वो इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस पैसे को बांटे, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, और गांव के अंदर जब मांग बढ़ेगी तभी तो इंडस्ट्री के उत्पादन की मांग बढ़ेगी, तभी तो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स को बुलाया जाएगा, तभी तो कच्चे माल का किसानों को फायदा होगा। एक ऐसी चेन थी, एक इस अर्थव्यवस्था को चलाने की चेन थी। ये मनरेगा केवल दिहाड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है,
हिंदुस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। ये वो एक ऐसा एक्ट था जो महात्मा गांधी जिस ग्रामोदय का सपना ले रहे थे, ये उसकी तरफ को बढ़ते हुए कदम थे जिसको पीछे धकेला है सरकार ने। इसलिए इस बात के ऊपर गौर किया जाना चाहिए अध्यक्ष जी। जो अभी इसमें एक बात और हुई, दूसरा एक पेज और आ गया। एक तो ऑनलाइन ये जो मैंने कहा मनरेगा की जो फैसिलिटीज थी इसको विड्रॉ किया गया, दूसरा एक और कर दिया गया अध्यक्ष जी, वो ऑनलाइन हाजिरी का है। ऑनलाइन हाजिरी किसकी लगा रहे हो और किससे लगवा रहे हो अध्यक्ष जी? मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, 54(1) और 4(1) 58 पंचायतें मेरे क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं, और 58 पंचायतों में जब अभी मैंने उसका जायजा लिया, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की, तो 40 पंचायतों के अंदर कोई ऑनलाइन हाजिरी या उस पंचायत को कनेक्टिविटी का कोई साधन वहां पर नहीं है, कोई केबल वहां पर नहीं है, ना बीएसएनएल की बची है ना जियो की बची है। इन्होंने डोंगल दे दिए हैं और डोंगल को एक समुचित फंड वहां से अलॉट किया गया है। उस डोंगल को भी उसी फंड में से भरना है, बाकी खर्चे भी वहां से चलने हैं। लेकिन अधिकांश जब मैंने पूछा तो सेक्रेटरियों ने कहा कि जी हम अपनी जेब से 700 रुपए का इसमें रिचार्ज करते हैं। मैंने कहा जब तुम 700 रुपए का रिचार्ज करते हो तो इसका मतलब है ये डाटा तुम्हारी जेब से बन रहा डाटा, और तुम ही इसके डाटा को बनाने वाले हो। तुम्हारा डाटा ये जनता का डाटा कैसे हो सकता है, सरकार का डाटा कैसे हो सकता है? तो एक तो जब तक हम अपनी पंचायतों को एक बार में एक मुश्त इनको कनेक्टिविटी में नहीं लाते, ब्रॉडबैंड इनको नहीं देते हैं, तब तक हम इस तरह के ये जो अंधे कानून हैं इनको लागू करने का हमारे पास वो अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम इनको लागू करें। एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे ऑनलाइन हाजिरी है ये किसके हवाले कर दी गई? जो सबसे दयनीय स्थिति के अंदर जो वार्ड मेंबर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो बेचारा 1, 5, 15, 18, 20, 25 वोटों से जो जीत के आता है वार्ड मेंबर, इतने ही वोट का निपटारे से जीत के आता है। और अभी धन्यवाद दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस बजट में ही उन्होंने विशेष तौर पर इनके ऊपर किया कि जहां इनको 300 रुपए मिलता था अब इनको 500 रुपए मिलना शुरू हुआ। 300 रुपए वो भी 2 बार इनको महीने में इनको मीटिंग में बुलाया जाता है, तो आप समझें 600 रुपए जिसको दिया जा रहा है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो ऑनलाइन हाजिरी जो भारत की केंद्रीय सरकार मोदी साहब की सरकार की इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की कि ऑनलाइन हाजिरी लगे हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब लोगों की। अध्यक्ष जी आपका भी कंसर्न था, आप भी एक हल्के को ग्रामीण हल्के का नेतृत्व करते हो, वहां का कंसर्न भी है, मेरे हल्के का भी, हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का कंसर्न है। नालों में और शेडी क्षेत्र इलाकों के अंदर बहुत नीचे जाके जहां लैंड लेवलिंग का काम किया जा रहा है वहां पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आप ऑनलाइन हाजिरी वहां पे इंश्योर कर सकें। और 3 वक्त में ये तो कहीं है ही नहीं, ये तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट आप दे रहे हो मनरेगा के वर्कर्स को। आप चाहते हो कि हट जाए, इनह्यूमन है ये। आप 9 बजे उनकी हाजिरी लगा रहे हो, आप 2 बजे उनकी हाजिरी लगा रहे हो, आप 4:30 बजे उनकी हाजिरी लगा रहे हो। ऐसा कौन अधिकारी है जो 5 बजे उनकी हाजिरियां चेक कर रहा है? हजारों लंबित पड़ी हैं ग्रामीण विकास विभाग के अंदर लोगों की एप्लीकेशन, कईयों के डंगे नहीं है, कहीं पे रास्ते कच्चे हैं, कईयों के घरों के ऊपर भूस्खलन हुआ है, सारा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मसले। कितनी एप्लीकेशनें हमारे हाथों में आती हैं रोज जब हम फील्ड में जाते हैं, उन एप्लीकेशन को देखने का समय नहीं है ग्रामीण विकास विभाग के पास, उन एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करने का टाइम नहीं है। लेकिन इतना टाइम वहां पर अधिकारी निकाल रहे हैं कि उनको रात को नींद आती है जब तक वो फोटो नहीं देख लेते हमारी माँ बहनों का ऑनलाइन हाजिरी के अंदर, तब तक उनको नींद नहीं आती। ऐसा कौन सा विभाग है, मैं जानना चाहता हूं वो अधिकारी वो कर्मचारी कौन है जिनको नींद इस ऑनलाइन हाजिरी को जब तक पूरी नहीं हो रही है। और पहचानने वाला कौन है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसके ऊपर, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसके ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये इम्प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। ये जो ऑनलाइन हाजिरियों का एक नया अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। और दूसरा वो है कि 19 काम पूरे करो फिर 20वां काम होगा, 19 काम पूरे कर लो 20वां काम होगा। इसका विरोध नहीं किया जयराम सरकार ने, इसको लेकर कभी भी कोई सदन का वॉकआउट नहीं हुआ, इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आज तक।
इसको लेकर कोई इश्तिहारबाजियां नहीं हुई, इसको लेकर कभी भी कोई चर्चा नहीं, किसी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक बात नहीं करता है। सर अध्यक्ष जी, कोई वर्कर भी नीचे इस विषय पर बात नहीं करता है। और मैं कहना चाहता हूं 19 काम कभी पूरे हो ही नहीं सकते। आपके पास सीमेंट नहीं अवेलेबल होता है, आपके काम ऑनगोइंग काम्स आपके कभी भी 20 नहीं हो पाते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इस वक्त में हालत हो गई, कईयों की 14 दिहाड़ियां लगी, कईयों की 28 लगी, कईयों की 35 और 40 हाजिरियां लगी हैं। अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल अन्याय है, ये मनरेगा वर्कर्स के साथ किया जा रहा अन्याय है। और ये अधिकारियों के स्तर पर भारत की केंद्र की सरकार इसको लागू करवा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये अलोकतांत्रिक है, ये जनता की मूल भावना के खिलाफ है। और मैं कहना चाहता हूं ऐसा नहीं था, इसको लड़ा नहीं है। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष जी इसको लड़ा, केरल की सरकार इसको लड़ी। और मैं अधिकारियों को कह रहा हूं वो चिट्ठियां बताएं हिमाचल, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कहीं ऐसा लड़ा, मैं अपने मौजूदा सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री बड़े यंग हैं, एक तुरंत फैसला लेने वालों में हैं, मैं जानता हूं इनकी स्पिरिट क्या है, इसलिए मैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, इसका विरोध होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से इसके ऊपर भी गौर होना चाहिए। जिस तरह से केरल ने 19 का नहीं माना, अध्यक्ष जी, केरल इसको इस संख्या को, जो 19 कामों की संख्या को केरल ले गया 50 तक। 50 उन्होंने काम डाल दिए इसके कि जब तक 50 काम पूरे नहीं होंगे तब तक आप 51st वाला काम नहीं आप डाल सकते हो। तो हम क्यों नहीं कर सकते? केरल को हम फॉलो कर लें इसके ऊपर। ये जो 19 और 20 का जो बता रहे, इसको 50 तक ले जाओ, इसको 100 तक ले जाओ, जबकि पहले हमारे पास 200 होते थी। माना आप डिसिप्लिन लाना चाहते हो, लेकिन इस तरह से डिसिप्लिन आप इंपोज नहीं कर सकते हो। मैं इसके साथ साथ ये जो बात आई है, अंत में 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। जब हम कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी, 2005 में जब मनरेगा एक्ट आया था अध्यक्ष जी, उसमें शेड्यूल 2005 एक्ट के मुताबिक था और कहा गया था कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन शेड्यूल ऑन मनरेगा, जिसको अधिकारियों ने आज तक लागू नहीं किया। आज जो बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन हमें दिखाते हैं वो बताएं कि जो मनरेगा को लागू किया गया था उसमें कहा गया था कि हर प्रदेश की सरकार को अपना शेड्यूल लाना है। वो शेड्यूल कहां है? आज भी पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल लागू किया जा रहा है अध्यक्ष जी। जो पीडब्ल्यूडी का स्पेसिफाइड शेड्यूल है उसी को लागू किया जा रहा है। इस वजह से 2 बातें हो रही हैं। एक बात तो हो रही है कि आप 9 बजे बुला रहे हो, उनको 5 बजे छोड़ रहे हो। नंबर 1, 8 घंटे की ड्यूटी ले रहे हो, और दूसरा आपने उस शेड्यूल की वजह से आपने दूसरा डाल दिया कि ऑनलाइन हाजिरी भी इनकी लगाओ। उसकी दिहाड़ी जो होगी प्रोग्रेस बेस्ड कर दिया आपने। प्रोग्रेस बेस भी उससे करवा रहे हो, दिहाड़ी भी उससे लगवा रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड की जो जनता को मार है, ये नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। इससे मनरेगा को कमजोर किया गया है। तो मेरा आपसे गुजारिश है, ये जो हिमाचल प्रदेश सही दिशा में छोटा राज्य है, हिमाचल पूरे भारत के अंदर हमने कई तरह के मॉडल क्रिएट किए हैं। मैं मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से, मौजूदा मंत्री साहब से, एक जुझारू मंत्री हैं, इनसे उम्मीद करता हूं कि शेड्यूल के ऊपर भी आप चर्चा करिए और हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना शेड्यूल लाइए। ये एक्ट के अंदर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये मनरेगा के एक्ट के अंदर है, ये पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल से बाहर लाइए इसको, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रैक्टिकल शेड्यूल हो सकता है उसके ऊपर विचार करिए, ताकि हमारी जनता को जो हरासमेंट है वो उससे जनता बचे। ऑनलाइन हाजिरी भी, 8 घंटे की ड्यूटी भी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला। ये कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है, किसी भी दफ्तर के अंदर लागू नहीं होता है। आप असेसमेंट भी कर रहे हो, वर्क बेस आप असेसमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हो, 19 के कामों को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और इस सारा का सारा खेल मैंने इसलिए पिछले इसी सदन के अंदर, इसी सेशन के अंदर मैंने माननीय जयराम जी से भी गुजारिश की थी, मैंने अनिल शर्मा जी से गुजारिश की थी, मैंने मौजूदा मंत्री जी से गुजारिश की है। इसमें ये ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके अपने अपने समय के ऊपर सभी के सभी, और जवाबदेह लोग हैं, मौजूदा सदन में बैठे हैं। हम चाहिए कि हम दिल्ली की सरकार को यहां से जाकर एक डेलीगेशन मिले, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो 9 लाख जनता मनरेगा के साथ जुड़ी है, उनको लगे कि हमारा सदन, हिमाचल प्रदेश सरकार जो नहीं कर सकती है उसको केंद्र की सरकार के सम्मुख बड़ी मजबूती से उस पक्ष को रखे। और जिस तरह से हमने चिट्टे के ऊपर, जिस तरह से हमने दूसरे
दूसरे काले जो कानून है उसके ऊपर हमने अपनी प्रतिक्रिया के भारत की सरकार के समक्ष रखी। उस तरह से मनरेगा के ऊपर भी हमें सर्वदलीय डेलीगेशन जो है भारत की सरकार के समक्ष ले जाना चाहिए, ताकि जो जन आकांक्षाएं, कितने ही परिवार, कितने ही बच्चे जो हैं वो इस वक्त में इस मनरेगा के जो कई तरह की जो विसंगतियां इसमें आई हैं उस वजह से जूझ रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा स्लाइड बजट में, अंत में यही कहूंगा, जो एक बहुत बड़ा स्लाइड डेलिब्रेट है, ये अटेम्प्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार का जो अटेम्प्ट है अध्यक्ष जी, ये डेलिब्रेट है। ये इसका गला निचोड़ बंद करना चाहते हैं, इस मनरेगा को निचोड़ देना चाहते हैं। और इसी एवज में पिछले 3 सालों से अगर आप बजट की रफ्तार को देखोगे तो स्लाइड हो रहा है, नीचे आ रहा है। और 20-20 हजार करोड़ की सीधी कटौती, किसी भी योजना में भारत के अंदर इतनी बड़ी कटौती नहीं हुई जितनी बड़ी कटौती भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने लागू की, और इसको धौंस से लागू कर रहे हैं अध्यक्ष जी, इसको धौंस से लागू कर रहे हैं। और 20,000 करोड़ की कटौती की वजह से कितने ही गरीब परिवारों का इसमें जीवन यापन जो मुश्किल में आया है। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार जो कर सकती है सुझाव है वो ये कि आप एक डंडे से सबको मत हांको। जो गरीब आदमी है, जो अपंग आदमी है, जो विधवा है, जो कि उम्र दराज हो चुकी है, जिसकी जरूरत है, बुनियादी जरूरत जिसके लिए मनरेगा है, कम से कम उन परिवारों को तो आइडेंटिफाई कर लो, उनके तो 100 दिन पूरे करवा दो, कम से कम उन परिवारों को तो रिलीफ दे दो। एक डंडे से पूरे के पूरे को मत हांको, उससे ये और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। जो जनरलाइज पॉलिसी हम बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक ऐसी कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे इस मनरेगा के अंदर। जो पात्र हैं, जिनको मिलना ही चाहिए हर हालत में, उन लोगों को कम से कम इस भारत की सरकार के कानून के नीचे मत रौंदो। मैं इतना कर कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।